सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। उसके बाद हम लोग एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर देखेंगे। देन पैथोजेनेसिस ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, WHO क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बेसिकली माइक्रोस्कोपी हिस्टोलॉजिकली कैसा दिखता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आपको इस स्लाइड्स में माइक्रोस्कोप में। दूसरा क्लिनिकल फीचर की पेशेंट आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का क्या क्या कंप्लेन लेके आएगा। एंड तो आपको सबसे पहले हम लोग इसका टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगर आपको पता होगा कि हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है, जो आप लोग पढ़े ही होंगे आप लोग सेलुलर एडेप्टेशन में, इंक्रीज सेल नंबर। सेल नंबर में अगर इंक्रीज देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया, या फिर सिंपली आपको इंक्रीज प्लोरिप्लेशन बोल सकते हैं। तो अगर आपको इंक्रीज इन सेल नंबर मिलता है तो, या फिर इंक्रीज प्लोरिप्लेशन होता है तो उसको हम लोग हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। और एंडोमेट्रियम का क्या मतलब होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो ये एंडोमेट्रियम होता है। तो सिंपली जो होता है इंक्रीज प्लोरिफरेशन ऑफ, सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब हो गया, इंक्रीज प्लोरिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है वो एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड रिलेटिव टू स्ट्रोमा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा जब उसको हम लोग कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्लोरिफरेटिव एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मल प्लोरिफरेटिव एंडोमेट्रियम में क्या होता है, जब फॉलिकुलर फेज में आपको सबसे ज़्यादा प्लोरिफरेशन मिलेगा, तो फॉलिकुलर फेज में ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो हमेशा 50% से कम होगा, मतलब ग्लैंड जो होगा वो स्ट्रोमा से हमेशा कम रहेगा। बट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में जो ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो जो होता है वो 50% ज़्यादा होता है, मतलब ग्लैंड जो होता है वो स्ट्रोमा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है वो इंक्रीज रिस्क है किसका, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का, वो भी पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियोइड टाइप का, मतलब टाइप 1 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए एक रिस्क फैक्टर है। एंड आफ्टर पैथोजेनेसिस हम लोग देख लेते हैं एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या होगा आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है वो पर्टिकुलरली एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है इन एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे अनअपोज्ड प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन होगा एंड रिलेटिव डेफिशिएंसी होगा प्रोजेस्टेरॉन का। और आपको पता होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एस्ट्रोजन का इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करता है, मतलब एस्ट्रोजन का इफेक्ट को कम करता है। रिस्क फैक्टर क्या होगा आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए, तो ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी में क्या होता है, जो एंड्रोजन होता है उसका कन्वर्जन होता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन का एक्सेस होता है जो कि एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल करेगा और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अदर रिस्क फैक्टर में आपका मेनोपॉज आ जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS आ जाएगा, एंड ओवेरियन कॉर्टिकल स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी आपका एस्ट्रोजन एक्सेस होता है, और ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में भी एस्ट्रोजन का एक्सेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा और उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकता है। एंड एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर देखने के बाद हम लोग पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो अगर एक लाइन में आपको वाइवा में पूछा जाए कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, पैथोजेनेसिस बताओ, तो आपको सिंपल एक लाइन बोलना है कि म्यूटेशन इन P10 जीन, P10 जीन में म्यूटेशन के वजह से आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। अब ये समझ जाइए कि नॉर्मली जो होता है P10 जीन किसके लिए एनकोड करता है, लिपिड फॉस्फेटेज एंजाइम के लिए, जो कि लिपिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो नेगेटिव रेगुलेटर है किसका, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेस PI3 के AKT ग्रोथ रेगुलेटर पाथवे का, मतलब PI3 के AKT ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब रेगुलेटरी पाथवे के लिए ये लिपिड फॉस्फेटेज एंजाइम इसको कम करता है। और जो PI3 के AKT पाथवे जो होता है वो क्या करता है, वो सेलुलर प्रोलिफरेशन करवाता है, सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। तो अगर मान लीजिए कि लिपिड फॉस्फेटेज एंजाइम ना रहे तो इसका क्या होगा, ये बढ़ जाएगा और इसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से फिर हाइपरप्लेजिया होगा। तो यही सिंपल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, P10 जीन का म्यूटेशन होता है जो कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जिसके वजह से लिपिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो नहीं रहेगा, उसके वजह से अनकंट्रोल इंक्रीज एक्टिविटी मिलेगा PI3 AKT पाथवे का, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, जो उसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन होगा और ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। एंड पैथोजेनेसिस समझने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को जो WHO क्लासीफाई किया है वो आपका मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो आपका हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया हो जाएगा और एक हो जाएगा हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया।
तो हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया जो होता है उसको हम लोग टिपिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया को हम लोग एटिपिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एटीपिया जो होता है वो पर्टिकुलरली एटिपिकल सेल्स के लिए यूज़ किया गया है। तो एटिपिकल सेल्स देखने को मिलेगा। तो एटिपिकल सेल्स का आप लोग कुछ फीचर अगर रिमेंबर कर सकते तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग ये काम आएगा। यहाँ पे एटिपिकल सेल्स में आपको लार्ज सेल्स देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलेगा, इरेगुलर शेप देखने को मिलता है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई और प्रोमिनेंट न्यूक्लिया और इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखने को मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 3 फीचर जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ साइटोलॉजिक एटीपिया नहीं देखने को मिलेगा, और ये लोअर रिस्क प्रोवाइड करता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। जबकि हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया को हम लोग एंडोमेट्रियल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे साइटोलॉजिक एटीपिया प्रेजेंट होता है, और ये इंक्रीज रिस्क देता है आपके लिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। आफ्टर WHO क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या रहेगा आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में ऑल दो ग्रॉस में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बट माइक्रोस्कोपी में आपको बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इस हाफ में आपका हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया के फीचर है, यहाँ पे हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया के फीचर्स है। तो कार्डिनल फीचर जो हाइपरप्लेजिया का होता है, मतलब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में आपको इंक्रीज ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो दोनों ही में देखने को मिलेगा। बट जो ग्लैंड में जो वेरिएशन होगा, यहाँ पे वेरिएशन इन साइज और शेप मिलेगा, बट आर्किटेक्चर कुछ हद तक मेंटेन रहेगा। बट यहाँ पे आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियर एटीपिया ऑफ द लाइनिंग सेल्स में न्यूक्लियर एटीपिया दैट इज हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लिया, इंक्रीज एनसी रेशियो, हाई एनसी रेशियो और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है वो कुछ ग्लैंड सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स भी देखने को मिल सकता है। ग्लैंडुलर क्राउडिंग जो होता है, यहाँ पे फोकल टाइप ऑफ ग्लैंडुलर क्राउडिंग देखने को मिलेगा, और इंटरवेनिंग स्ट्रोमा जो होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया में आपको जो इंडिविजुअल सेल्स होता है वो राउंडेड मिलेगा। जो नॉर्मल सेल्स जो होता है वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन जो होता है वो खत्म हो जाएगा। वेसिकुलर क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियोलाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये जो माइक्रोस्कोपी है ये आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का है विदाउट एटीपिया, मतलब ये आपका टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का माइक्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में आपको क्या मिलता है, जो ग्लैंड्स होगा वहाँ पे ग्लैंड्स का नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो जो होगा वो इंक्रीज मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लैंड जो होता है स्ट्रोमा के कंपैरिजन में ये ग्लैंड हो गया, ये सब जितना भी ये सब सारा ग्लैंड है, और बीच में इन बिटवीन जो है वो सब क्या है, स्ट्रोमा है। तो इस ग्लैंड जो है इन कंपैरिजन टू स्ट्रोमा आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो आपका जो शेप एंड साइज जो होता है ग्लैंड्स का वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैंड छोटा है, और सबका शेप एंड साइज भी डिफरेंट ग्लैंड्स का अलग रहेगा। एंड कुछ ग्लैंड्स आपको सिस्टिकली डायलेटेड है मिलेंगे। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब जो ग्लैंड है ये सब डायलेटेड ग्लैंड्स है, जबकि नॉर्मल ग्लैंड्स आपको ये सब दिख रहा होगा। तो सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड देखने को मिल जाता है। एंड कहीं पे आपको कहीं पे ग्लैंडुलर क्राउडिंग देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैंडुलर क्राउडिंग है, यहाँ पे आपको ग्लैंडुलर क्राउडिंग देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का माइक्रोस्कोपी। ये जो माइक्रोस्कोपी दिया गया है ये आपका रॉबिन्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों पिक्चर है ये आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है, मतलब कि ये टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, और ये दोनों जो है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया है, मतलब ये एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इंक्रीज ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो मिल जाएगा, सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स मिलेगा, और बैक टू बैक ग्लैंडुलर क्राउडिंग मिलेगा। बट ये जो ग्लैंडुलर क्राउडिंग है वो आपको फोकल ग्लैंडुलर क्राउडिंग है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखिए जब आप टिपिकल मतलब जब एटिपिकल जो हाइपरप्लेजिया होगा, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में आपको न्यूक्लियर एटीपिया देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियर एटीपिया का मतलब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जो टिपिकल हाइपरप्लेजिया में आपको ग्लैंडुलर क्राउडिंग कम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ग्लैंडुलर क्राउडिंग जो है वो एक्सेस में मिल रहा है, बैक टू बैक ग्लैंड देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक ग्लैंड हो गया, इसके जस्ट बगल से ही एक और ग्लैंड है, इसकी यहीं से दूसरा ग्लैंड है, यहीं पे तीसरा, तो इसको हम लोग बैक टू बैक ग्लैंड फॉर्मेशन बोलते हैं। ग्लैंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बगल में आपको मिल जाएगा। जो आपको डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर मिलेगा, रुकिए इसको 1 मिनट जूम कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं,
तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपको क्या मिल रहा है कि आपका टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में, तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है आपको न्यूक्लियर एटिपिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये डायग्राम आपको न्यूक्लियस का फीचर समझ में आ रहा होगा। तो न्यूक्लियस जो होगा वहाँ पे वेसिकुलर क्रोमैटिन मिलेगा। न्यूक्लियस में कैसा क्रोमैटिन मिलेगा आपको? वेसिकुलर क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। और दूसरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई यहाँ पे न्यूक्लियस में आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपको जो ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया में आपको क्या देखना है, ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया में आपको देखना है न्यूक्लियर एटिपिया मिलेगा। बस न्यूक्लियर एटिपिया में वेसिकुलर क्रोमैटिन देखने को मिलेगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा। तो एक बार आप यहाँ देख सकते हैं फिर से। तो ये जो दो डायग्राम है ये आपका मतलब टिपिकल हाइपरप्लेजिया है, और ये दोनों जो है वो आपका ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया है। तो आफ्टर हम लोग माइक्रोस्कोपी, अब हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि पेशेंट आपके साथ कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या शिकायत लेके आएगा, कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली क्योंकि ये एंडोमेट्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सारा जो होता है मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट जो होता है वो ब्लीडिंग रिलेटेड होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड होगा। तो मेनोरेजिया देखने को मिलेगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, कि मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग, अनशेड्यूल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। जो पेशेंट ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जो पेशेंट है उसमें अनस्केड्यूल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है अगर किसी में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। तो इसी के साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का यह वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, तो उस टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा उस टॉपिक को, और कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बना दें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एज इट विल गिव अस मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।